हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्लैरिफ्लिक्स कंसेप्ट्स। काइनेमेटिक्स एंड थ्योरी ऑफ मशीन के ये सीरीज में आज हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ मैकेनिज्म्स एंड मशीन्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। फ्लो चार्ट ऑफ मशीन, मैकेनिज्म्स, मशीन्स एंड इट्स डिफरेंस, रिजिड बॉडी एंड नॉन रिजिड बॉडी, rigid body and resistant body, kinematic link and classification of kinematic link। ये सारे कंसेप्ट्स अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फ्लो चार्ट ऑफ मशीन। फ्लो चार्ट ऑफ मशीन का मतलब कि मशीन को जानने के लिए हमें कौन से कंसेप्ट्स जानना जरूरी है, ये अभी हम देखेंगे। First comes resistant body or rigid body, then kinematic link, next is kinematic pair, kinematic chain, mechanism and machine, right? तो कोई भी मशीन अच्छे से समझने के लिए या फिर कोई भी मशीन को डिजाइन करने के लिए हमें ये 6 कंसेप्ट्स थरोली पता होना बहुत जरूरी हो जाता है। तो अभी इन्हीं कंसेप्ट्स को हम शॉर्ट में एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं और फिर आने वाले स्लाइड्स में हमें इसको डिटेल में वापस एक बार पढ़ना है। तो लेट्स से हमारे पास एक काइनेमेटिक लिंक है। आप देख पा रहे हो एक रॉड है सिंगल, वो एक साइड से फिक्स है, दूसरे साइड से फ्री है। तो हम इसे अभी के लिए बोलेंगे इट इज अ काइनेमेटिक लिंक। काइनेमेटिक लिंक एग्जैक्टली क्या होता है ये आने वाले स्लाइड्स में हमें पता लग जाएगा। इसके बाद मैं बना दूंगा काइनेमेटिक पेयर। दैट मीन्स दो काइनेमेटिक लिंक को अगर मैं जोड़ दूं तो मैं उसको बोलूंगा काइनेमेटिक पेयर, सच दैट उन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो, राइट। उसके बाद काइनेमेटिक पेयर से हम काइनेमेटिक चेन बना लेंगे। तो आपको इन 3 फिगर में लिंक पता लग रही है कि लिंक से पेयर तक, पेयर से चेन तक हम कैसे जा रहे हैं। काइनेमेटिक चेन के बाद हम देखते हैं स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। दैट मीन्स ये एक मैकेनिज्म है जो हमें काइनेमेटिक चेन के बाद मिला है। और सेम मैकेनिज्म अगर हम आईसी इंजन में यूज कर लेंगे तो मैं बोलूंगा कि दिस इज अ मशीन, राइट। तो अब हमें सारे कंसेप्ट्स के बीच में एक रिलेशनशिप मिल गया। अब हम सबको 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सारे कंसेप्ट जानने से पहले हमें यह पता होना जरूरी है मैकेनिज्म्स एंड मशीन्स में डिफरेंस क्या होता है। तो पहले देख लेते हैं मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म होता है बॉडीज की इस तरीके से असेंबली करना जिससे कि एक लिंक का मोशन हम दूसरे लिंक तक ट्रांसमिट कर पाए एंड उसी के साथ साथ वो ट्रांसमिटेड मोशन प्रेडिक्टेबल एंड कंस्ट्रेंट हो। अब आप सोचोगे कि कंस्ट्रेंट का मतलब क्या, तो अभी के लिए आप समझ लो प्रेडिक्टेबल मतलब अगर एक लिंक को मैं रोटेट करूं तो दूसरी या तीसरी लिंक किस तरीके से मूव करेगी ये हमें पता होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं मैकेनिज्म। तो जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे हम देख लेते हैं हैंड पंप। सभी ने इसका इस्तेमाल जरूर किया होगा। तो ये हैंड पंप मैकेनिज्म है या मशीन है? तो अभी के लिए मशीन की डेफिनेशन तो हमने नहीं देखी है, तो देखते हैं कि ये मैकेनिज्म कैसे है। ऊपर की डेफिनेशन के साथ इसको रिलेट करने का ट्राई करते हैं कि एक का मोशन मैं ट्रांसमिट कर रहा हूं दूसरे लिंक्स में। तो हैंडल आपको दिख रहा है, वहां पे हम मोशन इनपुट दे रहे हैं। दैट लिंक इज नोन टू बी ऑसिलेटिंग, राइट। और जिससे कि जो ओपन वॉल्व आपको दिख रहा है दैट इज मूविंग, दैट मीन्स इट इज रेसिप्रोकेटिंग इनसाइड द शाफ्ट। जिससे कि हो क्या रहा है, वाटर इनसाइड द ग्राउंड इज पंप्ड आउटसाइड। वो वाटर को हम बाहर पंप कर रहे हैं। तो हम इसे बोलेंगे दिस इज अ मैकेनिज्म। इन शॉर्ट मैकेनिज्म में क्या होता है, ओनली मोशन ट्रांसमिशन होता है। आगे देखते हैं, दिस इज अ जेनेवा मैकेनिज्म। अभी हमें ये टेक्निकलिटी में नहीं जाना है कि जेनेवा मैकेनिज्म कहाँ यूज होता है, कैसे काम करता है, उसके फंक्शंस क्या है, वो हम आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे। अभी हमें सिर्फ और सिर्फ इतना देखना है कि मैकेनिज्म और मशीन में क्या डिफरेंस है।
तो ये मैकेनिज्म क्यों है? क्योंकि इसमें सिर्फ मोशन को ट्रांसमिट किया जा रहा है। आप एक ग्रीन कलर की लिंक देख रहे हो जो रोटेट हो रही है, जिसमें एक पिन है, वो पिन स्लॉट में इंसर्ट हो रही है रेड लिंक के, एंड उसकी वजह से मोशन ट्रांसमिट हो रहा है, राइट? सो दिस इज ऑल्सो अ मैकेनिज्म। ये तो बहुत ही यूजुअल एग्जाम्पल है, गियर मैकेनिज्म। एक शाफ्ट का रोटेशन अगर हमें दूसरे शाफ्ट में किसी तरीके से ट्रांसमिट करना है तो उस टाइम पे हम यूज करते हैं गियर मैकेनिज्म। यहां आप देख रहे हो, ये है कार वाइपर मैकेनिज्म या विंडशील्ड मैकेनिज्म। तो आप देख पा रहे हो, मोटर से एक लिंक को हम कंटिन्यूअस रोटेशन दे रहे हैं, और वो कंटिन्यूअस रोटेशन विंडशील्ड के जो दो लिंक्स है, जिसको हम वाइपर भी बोलते हैं, तो उसमें ऑसिलेटिंग मोशन हो रहा है, राइट? तो अगेन यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं? मोशन की। ओनली मोशन फ्रॉम द लिंक और दिस रोटेटिंग लिंक इज बीन ट्रांसफर्ड। एंड लास्ट मैकेनिज्म में हम देखेंगे, दिस इज अ पिसिलियर मैकेनिज्म। इसको भी हमें आगे डिटेल में पढ़ना है। तो एक लिंक ऑसिलेट हो रही है, उसके कारण जो आउटपुट लिंक हमें दिख रही है, दिस वन, इट इज ट्रेसिंग अ स्ट्रेट लाइन, राइट? तो इट इज ऑल्सो नोन एज पिसिलियर स्ट्रेट लाइन मैकेनिज्म। इसकी भी फंक्शनैलिटी और इसके एप्लीकेशंस हमें आने वाले स्लाइड्स में या नेक्स्ट लेक्चर में हमें देखने हैं। अब हम देखते हैं मशीन क्या है और वो मैकेनिज्म से कैसे अलग है। तो इस फिगर में आपको दिख रहा है एक रोटरी इंजन। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी मूवमेंट दिख रही होगी, बहुत सारे मैकेनिज्म्स भी इसमें यूज किए होंगे, बट हमें अभी ये देखना है कि इसमें क्या एनर्जी ट्रांसमिशन हो रहा है। दैट मीन्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। इफ द आंसर इज यस, तो हम इसको बोलेंगे दिस इज अ मशीन। तो जनरली रोटरी इंजन हम एरोप्लेन्स में यूज करते हैं। तो इसमें हम जो भी इनपुट एनर्जी दे रहे हैं, इनपुट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? फ्यूल्स। और आउटपुट एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? इट इज इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी मतलब जो भी आपको रोटेशन दिख रहा है उसको हम बोलेंगे इट इज अ मैकेनिकल एनर्जी। दिस शाफ्ट इज रोटेटिंग एंड देन हम उसका यूज करेंगे फॉर सम डिजायर्ड आउटपुट वर्क, राइट? तो अलोंग विथ ट्रांसमिशन ऑफ मोशन, जब हम एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे और उसका डिजायर्ड आउटपुट वर्क के लिए यूज करेंगे, तो हम बोल देंगे कि दिस इज अ मशीन। और एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। इस एग्जांपल में मूवमेंट तो दिख रही है हमें, एक लिंक से दूसरे लिंक में मोशन ट्रांसमिट हो रहा है, बट अलोंग विथ दैट मोशन ट्रांसमिशन क्या एनर्जी ट्रांसमिशन हो रही है? क्या डिजायर्ड आउटपुट वर्क मिल रहा है? यस। तो यहाँ पे एनर्जी ट्रांसमिट कैसे हो रही है? पहले तो अगर ये प्रेस मशीन हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी से यूज कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अगेन मैकेनिकल एनर्जी। और वो मैकेनिकल एनर्जी का हम इस्तेमाल कहाँ पे कर रहे हैं? उसका इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ पंचिंग इन द प्लेट। तो पंच करने के लिए मैं इसका यूज कर रहा हूँ, तो मैं इसको बोल दूंगा कि दिस इज ऑल्सो अ मशीन। तो टू कंक्लूड, अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं मशीन की। तो इट इज अ मैकेनिज्म और कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिज्म। तो इन दोनों ही एग्जांपल में आपको एक मैकेनिज्म दिख रहा है या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिज्म दिख रहे हैं, विच अपार्ट फ्रॉम इम्पार्टिंग डेफिनाइट मोशंस, मतलब प्रिडिक्टेबल मोशंस देने के अलावा, अगर transmits and modifies the available mechanical energy into some kind of desired work। तो दोनों में ही some kind of desired work हो रहा है। yes, इसमें हम ये इंजन एरोप्लेन में यूज करने वाले हैं, या फिर अगर मैं इंजन बोलता हूं तो कहीं पे भी हम उसको यूज करने वाले हैं। तो एक डिजायर्ड आउटपुट या डिजायर्ड वर्क मिला मुझे, एंड प्रेस मशीन में आपको दिख रहा है कि मैं प्लेट में पंच करने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा हूं। तो दैट इज अगेन अ डिजायर्ड आउटपुट। अभी हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो यहाँ जो भी एग्जांपल्स हमें दिख रहे हैं, जैसे कि टॉय, क्लॉक, चेयर, अम्ब्रेला एंड फोल्डेबल लैम्प, यहाँ पे सीजर्स भी है। तो इन सबको मैं मैकेनिज्म बोलूंगा या मशीन बोलूंगा। जब भी मुझे मशीन बोलना है तो ये ध्यान रखना है हमें कि
कि कोई एक एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो और उसको मैं एज अ डिजायर्ड आउटपुट यूज करूं। तो यहाँ पे कहीं पे भी आपको एनर्जी ट्रांसमिशन दिख रही है? नहीं, ओनली मोशन ट्रांसमिशन है। तो हर एक एग्जांपल में, जैसे कि सीजर्स में देख लो आप, आपको मोशन ट्रांसमिशन मिलेगी, एनर्जी ट्रांसमिशन का कोई सवाल ही नहीं है। फोल्डेबल चेयर में भी सेम, लिंक्स में सिर्फ मोशन ट्रांसमिट हो रहा है। सेम गोज विद द अम्ब्रेला, फोल्डिंग लैम्प के साथ भी वही चीज है। हम लैम्प ऑन या ऑफ करके जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लाइट, उसकी बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लिंक्स की, फोल्डेबल लैम्प की हम बात कर रहे हैं। क्लॉक में कैसे ये फिट होगा एग्जांपल? तो क्लॉक में मिनट हैंड होता है, आवर हैंड होता है, ठीक है। इसके पीछे कोई ना कोई मैकेनिज्म होगा जिसकी वजह से ये लिंक्स मूव कर रही है। तो ये लिंक्स सिर्फ मोशन दे रही है, कोई भी एनर्जी यहाँ पे भी ट्रांसमिट नहीं हो रही है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। क्लियर? क्या टाइपराइटर एक मैकेनिज्म है या मशीन है? अब देखते हैं। सपोज आप कोई एक लेटर प्रेस करते हो तो क्या होता है? तो इट इज कनेक्टेड टू अ लिंक, देन मोशन विल बी ट्रांसमिटेड एंड वो लेटर आगे पेपर पे छप जाता है। तो इसमें क्या काम कर रहे हैं हम? इसमें सिर्फ और सिर्फ मोशन ट्रांसमिट हो रही है। कोई डिजायर्ड आउटपुट वर्क हो रहा है? नो। डिजायर्ड आउटपुट वर्क का मतलब कोई मास को हम उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा रहे हैं? नहीं। दैट मीन्स दिस इज द एग्जांपल ऑफ मैकेनिज्म। नेक्स्ट एग्जांपल इज डंपिंग ट्रक। तो डंपिंग ट्रक में हमने एक मैकेनिज्म यूज किया है जिससे कि कंटेनर को हम टिल्ट कर सके, जिससे कि उसके अंदर जो भी सामान है उसको हम डंप कर पाए, राइट। अगर सिर्फ हम ये मैकेनिज्म की बात करेंगे तो उसमें सिर्फ मोशन ट्रांसमिट हो रहा है, बट वो अभी किस पे है? हमने वो ट्रक पे लगा दिया है। तो एज अ होल हम ट्रक को क्या बोलेंगे? इट इज अ मशीन। वाई? बिकॉज इसमें कुछ डिजायर्ड आउटपुट हो रहा है। यस, हम कुछ गुड्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कर रहे हैं, तो वहां पे एक डिजायर्ड आउटपुट है। तो मैं ट्रक को जब बोलूंगा तब इट इज अ मशीन। सिर्फ और सिर्फ कंटेनर के साथ जो लगा हुआ मैकेनिज्म है जो कि सिर्फ मोशन ट्रांसमिट कर रहा है, उसे मैं बोलूंगा मैकेनिज्म। नेक्स्ट एग्जांपल, जिसमें अगेन हम वाइपर की बात कर रहे हैं। तो वाइपर इज अ मैकेनिज्म विच ओनली ट्रांसमिट्स द मोशन फ्रॉम वन लिंक टू अनदर लिंक। एंड ये कार पे लगता है, तो डेफिनेटली अगेन हमने जैसे ट्रक को देखा, तो कार भी एक मशीन है क्योंकि वो कोई मास को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कम्यूट करवाने में हेल्प करती है। दैट मीन्स इट इज डूइंग अ डिजायर्ड आउटपुट वर्क। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रिजिड बॉडी एंड नॉन रिजिड बॉडी। हम सपोज एक बॉडी ले लेते हैं। लेट्स से उसमें दो पॉइंट्स हमने सिलेक्ट किए, ए एंड बी। उसके बीच में जो डिस्टेंस है, लेट्स से इट इज 5 यूनिट्स। अब वही बॉडी पे हम कुछ फोर्स लगाएंगे। वो फोर्स लगाने के बाद डिस्प्लेस होगी अपनी जगह से। डिस्प्लेस होने के बाद हमें ये देखना है कि वो दो पॉइंट्स के बीच में क्या अभी उतना ही डिस्टेंस है, क्या वो चेंज हुआ है या वो कांस्टेंट है। अगर वो कांस्टेंट है तो हम बोलेंगे इट इज अ रिजिड बॉडी। नाउ एक बार डेफिनेशन से क्लियर कर लेते हैं। अ बॉडी इज सेड टू बी रिजिड इफ अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस इट डज नॉट सफर एनी डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन मतलब उसका शेप चेंज हो रहा है या नहीं, ये हमें देखना है। और द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन इट रिमेन कांस्टेंट। तो हमने ये एग्जांपल में देखा, ए और बी के बीच में कोई भी डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ, तो हम इसको बोलेंगे रिजिड बॉडी। तो अब ये क्वेश्चन आ जाता है, ऐसा भी कभी होगा कि ए और बी में डिस्टेंस चेंज हो जाएगा? तो हम नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं। सपोज एक स्प्रिंग है। ये स्प्रिंग में हमने ए पॉइंट ले लिया विच इज अ फिक्स्ड पॉइंट एंड दिस इज अ बी पॉइंट। तो जैसे ही फोर्स लग रहा है, अपॉन द एक्शन ऑफ फोर्स, ए बी का जो डिस्टेंस है वो अभी कांस्टेंट नहीं है। द डिस्टेंस ऑफ ए बी इज नाउ ए बी डैश, राइट। दैट मीन्स ये डेफिनेशन
या ये बॉडी को हम अब रिजिड बॉडी नहीं बोल सकते। दिस इज नाउ अ नॉन रिजिड बॉडी, क्योंकि एक बार हम डेफिनेशन से रिलेट कर लेते हैं। अ बॉडी इज सेड टू बी रिजिड इफ अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस इट डज नॉट सफर एनी डिस्टॉर्शन। तो यहाँ पे तो डिस्टॉर्शन दिख रहा है हमें, ए और बी पॉइंट में जो डिस्टेंस था वो चेंज हो रहा है, ए टू बी डैश हो रहा है। अभी इनिशियली जो मैंने रिजिड बॉडी डिफाइन की थी उसमें ए बी का डिस्टेंस जो 5 था पहले, वो भी बाद में 5 है, तो मैं इसको बोलूंगा दिस इज अ रिजिड बॉडी, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं रिजिड बॉडी एंड रेजिस्टेंट बॉडी। तो अगेन अभी हमने देख लिया कि व्हाट इज अ रिजिड बॉडी। अब हमें देखना है कि रेजिस्टेंट बॉडी क्या है। तो रेजिस्टेंट बॉडी वो है जब हमें चाहिए तब वो रिजिड हो और जब हमें चाहिए तब वो फ्लेक्सिबल हो। दैट मीन्स इन शॉर्ट हम उसको बोलेंगे कि ये मल्टीटास्किंग हो। तो ये एग्जांपल कैसे मल्टीटास्किंग का हुआ, जैसे कि चेन को अगर हम टेंसाइल लोड लगाएंगे तो वो रिजिड है, राइट। रिजिड मतलब क्या उसका शेप चेंज होता है आसानी से? नहीं। बट वही अगर मैं ये व्हील पे या पुली पे रोटेट करवा रहा हूं तो वो फ्लेक्सिबल है। दैट मीन्स जब मुझे चाहिए कि ये लिंक फ्लेक्सिबल हो तब वो फ्लेक्सिबल हो रही है, जब मुझे वो रिजिड चाहिए तब वो रिजिड हो रही है। तो ऐसी बॉडी को मैं बोलूंगा इट इज अ रेजिस्टेंट बॉडी। ऐसे कोई और एग्जांपल्स है? यस, बेल्ट, रोप, दोनों ही एग्जांपल में सेम लॉजिक अप्लाई होता है। अगर आप उसको टेंशन देते हो या टेंसाइल फोर्स लगाते हो तो वो रिजिड बॉडी बन जाती है। दैट मीन्स उसमें कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं होता है। बट एट द सेम टाइम आप उसको रोटेट करने का ट्राई करते हो या बेंड करने का ट्राई करते हो तो वो फ्लेक्सिबल हो जाती है। मतलब हमारे पर्पस को अगर वो सर्व कर रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंट बॉडी। एक बार उसका टेक्निकल टर्म्स देख लेते हैं। रेजिस्टेंट बॉडीज आर दोज विच आर रिजिड फॉर द पर्पस दे हैव टू सर्व। मतलब वो पर्पस के लिए वो रिजिड हो। जैसे कि यहाँ पे अंडर द एक्शन ऑफ टेंशन ये रिजिड है, अंडर द एक्शन ऑफ टेंशन बेल्ट और रोप दोनों रिजिड है। तो a belt is rigid when subjected to tensile force. Therefore, a belt drive acts as a resistance body. Another example of resistant body is fluid when compressed, as in case of hydraulic press. That means fluid को हम resistant body बोल रहे हैं। जैसे कि fluid को हम अगर कहीं पे भी रख देंगे तो वो उसका शेप ले लेता है, राइट। दैट मीन्स उसमें डिस्टॉर्शन हो रहा है। बट वही फ्लूइड को जब हम हाइड्रोलिक प्रेस में यूज करेंगे तो वो एक रेजिस्टेंट बॉडी बन जाएगी। उसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। फ्लूइड एज अ रेजिस्टेंट बॉडी। तो यहां आप देख पा रहे हो पिस्टन 1 और पिस्टन 2 के बीच में जो मोशन ट्रांसमिशन हो रहा है वो एक फ्लूइड लिंक के थ्रू हो रहा है। दैट मीन्स पिस्टन 1 और पिस्टन 2 के बीच में फ्लूइड रखा हुआ है और जो भी मोशन ट्रांसमिशन हो रहा है फ्लूइड के थ्रू हो रहा है, इसलिए हम ये फ्लूइड को यहाँ पे रेजिस्टेंट बॉडी कह रहे हैं। काइनेमेटिक लिंक, जिसको लिंक या एलिमेंट भी कहा जाता है। पहले तो इसकी डेफिनेशन से हमें कुछ ज्यादा पता नहीं लगने वाला है, इसलिए मैं डेफिनेशन से नहीं बताऊंगा। तो यहाँ एक स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म दिख रहा है आपको। इसमें जो भी मेंबर्स है इसके उसको हम एक लिंक बोलेंगे विच इज हेल्पिंग अस टू हैव रिलेटिव मोशन विद द अदर बॉडी। तो जैसे कि स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन में आपको जो दिख रहा है लिंक नंबर 1 विच इज अ फ्रेम, जिसको हम फिक्स्ड लिंक बोलते हैं। लिंक नंबर 2 जो कि एक क्रैंक है जो रोटेट होता है। आपको यहाँ पे रोटेट होता हुआ एक डिस्क दिख रहा होगा जिसको मैं क्रैंक बोलूंगा। देन थर्ड लिंक इज कनेक्टिंग रॉड which is also moving. Then fourth link is a slider is sliding inside the fixed link. तो स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में हमारे पास टोटल 4 लिंक्स है। अभी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। लिंक इज डिफाइंड एज अ मेंबर और अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ अ मैकेनिज्म connecting other members and having motion relative to them. मतलब ये ऐसे मेंबर्स होते हैं जो एक तो खुद मोशन करते हैं या फिर मोशन करवाने के लिए हेल्प करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको नंबर 1 लिंक जो है फ्रेम दिख रही है।
इट इज नॉट मूविंग, इट इज फिक्स्ड, बट फिर भी हम उसको एक लिंक बोलते हैं। क्यों? क्योंकि क्रैंक इज कनेक्टेड टू द लिंक नंबर 1 एंड क्रैंक इज रोटेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू नंबर 1 लिंक। जैसे कि आपको जो रेड डॉट दिखा है, राइट, उसके पीछे हमने उसको हिंज्ड किया हुआ है, उसके अराउंड क्रैंक नंबर 2 इज रोटेटिंग। अब हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेमेटिक लिंक। फर्स्ट, रिजिड लिंक, फ्लेक्सिबल लिंक, फ्लूइड लिंक, राइट। तो रिजिड लिंक क्या होती है? रिजिड लिंक, अभी हमने रिजिड बॉडी को डिफाइन किया, तो सेम चीज यहाँ पे भी वैलिड है। रिजिड लिंक मतलब अपॉन द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस उसमें डिस्टॉर्शन नहीं होना चाहिए या फिर उसका शेप चेंज नहीं होना चाहिए। अगर मैं ये क्रैंक पे अगर कोई एंड पे फोर्स लगाऊंगा तो वो डिस्प्लेस होना चाहिए, डिफॉर्मेशन या डिस्टॉर्शन नहीं होना चाहिए, राइट। फ्लेक्सिबल लिंक क्या है? हम फ्लेक्सिबल लिंक को कनेक्ट कर सकते हैं रेजिस्टेंट बॉडी के साथ। तो रेजिस्टेंट बॉडी और फ्लेक्सिबल लिंक इंटरचेंजेबल है। मैं बोल सकता हूं कि रेजिस्टेंट बॉडी मतलब फ्लेक्सिबल लिंक। तो अगेन बेल्ट का एग्जांपल यहां दिखाया है। ये क्यों फ्लेक्सिबल बोला गया है? क्योंकि पुली के ऊपर आराम से हम इसको टर्न कर पाते हैं, इसलिए ये है फ्लेक्सिबल लिंक। फ्लूइड लिंक, फ्लूइड लिंक का ये एग्जांपल अभी हमने देखा था पिछले स्लाइड में। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं एक बार। तो हाइड्रोलिक ब्रेक्स कैसे ऑपरेट होते हैं? यहां आप देख पा रहे हो कि फुट लीवर को प्रेस करने के बाद पावर बूस्टर से ब्रेक फ्लूइड आगे ट्रैवल करता है और वही ब्रेक फ्लूइड ब्रेक कैलिपर्स को प्रेस करता है एंड एंड में जो भी रोटेटिंग डिस्क है विच इज कनेक्टेड टू द व्हील, जिसको हमें कंट्रोल करना है या जिसको का मोशन हमें कम करना है, उसके अगेंस्ट फ्रिक्शन जनरेट करके ये ब्रेक लगा देता है। तो यहाँ पे हम कौन से लिंक का यूज कर रहे हैं? यहाँ पे अगेन हम कौन से लिंक का यूज कर रहे हैं? फ्लूइड लिंक का यूज कर रहे हैं। ओके, तो इस स्लाइड में हमने देखा रिजिड लिंक, फ्लेक्सिबल लिंक एंड फ्लूइड लिंक। किस तरीके से हम काइनेमेटिक लिंक को क्लासिफाई कर पाते हैं? तो डिपेंडिंग ऑन द एंड्स ऑन विच टर्निंग पेयर्स कैन बी प्लेस्ड। तो डायरेक्टली फिगर से देख लेते हैं। इसको मैं बोलूंगा बाइनरी लिंक। व्हाई? बिकॉज देर आर टू एंड्स जिसपे मैं और एक लिंक यहां पे लगा सकता हूं और दूसरी लिंक दूसरे एंड पे लगा सकता हूं, राइट। तो अगर दो एंड्स है कोई भी लिंक में जहां पे मैं दूसरी कोई लिंक ऐड कर सकता हूं तो मैं उसको बोल दूंगा बाइनरी लिंक, बिकॉज इट हैज टू एंड्स। अगर थ्री एंड्स है तो क्या? तो उसको बोलूंगा मैं टर्नरी लिंक, बिकॉज वी कैन ऐड नाउ 3 more links from these 3 more corners। यहां पे मैं 3 कॉर्नर पे 3 लिंक ऐड कर सकता हूं, तो हम इसे बोलेंगे टर्नरी लिंक। सिमिलरली 3 की जगह पे अगर 4 जगह पे मैं और पेयर्स लगा सकता हूं या और लिंक्स ऐड कर सकता हूं तो मैं उसको बोलूंगा क्वाटरनरी लिंक, राइट। इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अगर 2 एंड है तो बाइनरी लिंक, 3 एंड है तो टर्नरी लिंक एंड 4 एंड है तो क्वाटरनरी लिंक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।